नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। मुद्दे तो आज बात करने के लिए बहुत थे आपके साथ। यूपी चुनाव का मुद्दा है, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, पंजाब है, राजस्थान की पॉलिटिक्स है, जंतर मंतर का मुद्दा है, जेएनजी है, शिक्षा बिल है। मगर रात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर वो बच्चे जिन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी थी और गंदे गंदे स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लेकर छा गए थे पूरे मीडिया में, उन बच्चों को माफ कर दिया। हालांकि जन आक्रोश बहुत भयंकर था। सबकी एक ही इच्छा थी कि इन बच्चों को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए और इनको सिखाया जाए कि किसी को सार्वजनिक रूप से गाली देने पर क्या होता है। सब में आक्रोश था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया। आक्रोश अब भी है लोगों में। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यह गलत किया। संविधान में जो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी उनके आगे आ रहे हैं। मगर जनता ये भूल जाती है कि प्रधानमंत्री जी केवल एक इंसान नहीं है हमारी और आपकी तरह। वो एक राजनीतिज्ञ है, वो नेता है। उनके हर विचार, हाव भाव और कर्म में राजनीति होती है। यहां भी है, समझने वाले समझ जाते हैं और वही मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन राजनीतिक रूप से विपक्ष को मूर्ख साबित कर दिया गया है। अब आप देखिए, विपक्ष ने सबसे पहले मुद्दा उठाया अयोध्या में चोरी का। अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने सोचा हम बैकफुट पर हैं, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को छीनने की कोशिश करी। अजय राय वगैरह को मंदिर में भेजा, लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पर उठाया गया और उसी सिलसिले में कल संसद के सामने पप्पू यादव, जो अघोषित रूप से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी को विलय किया कांग्रेस में। वो तो आरजेडी के साथ में सेटिंग नहीं हुई, इसलिए कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह उनको नहीं दिया। वो निर्दलीय से सांसद बन गए, वो एक अलग बात है। लेकिन वो हैं, आज भी कांग्रेसी हैं, प्रियंका गांधी के भक्त हैं। पप्पू यादव को उन्होंने एक साधु के भेष में उतारा। संसद के सामने उन्होंने एक नौटंकी रची जिसमें वो साधु बने और चंदा ले रहे हैं और वो चंदे को दान पेटी में डालने की जगह अपनी जेब में डाल रहे हैं। और फिर सांसदों ने उनको एक सांकेतिक रूप से मार कुटाई करी कि वो आप चंदा चोरी कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी कहां थी? कहीं नहीं थी। देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। पहली बात, राम मंदिर की चोरी को कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करी। समाजवादी पार्टी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। राष्ट्रीय मुद्दा बना और समाजवादी पार्टी इसमें कहीं नहीं दिखी। और पता नहीं उनको क्या समझ में आया कि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो डिंपल यादव ने कहा कि वो हमारा कार्यक्रम नहीं था, वो कांग्रेस का कार्यक्रम था। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ पता है आपको? इससे नुकसान यह हुआ कि मुद्दे का राष्ट्रीयकरण तो हुआ, जो कि बीजेपी के लिए अच्छा ही है। स्टेट से निकलकर मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। लेकिन यह मुद्दा राम मंदिर की चोरी से निकलकर अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे में बदल गया, क्योंकि सबसे सामने लाने वाला पप्पू यादव था, जिस पर 43 केस चल रहे हैं बिहार में, क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और एक साधु को आपने बिठाया पुजारी के वेश में, भगवा पहनाकर। क्या राम मंदिर में चोरी सब भगवा पहने हुए पुजारियों ने की थी? यह एक ढकोसला है, यह आपके मन की व्यथा है कि सनातनियों ने हमारी राजनीति छीन ली, हम उनसे धर्म छीन लेंगे। लेकिन यह मुद्दा पूरे विपक्ष को उल्टा पड़ गया। अब इस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। हालांकि संसद के इस सत्र में अगले हफ्ते एफसीआरए बिल है या डिलिमिटेशन बिल है, बहुत सारे बिल आने वाले हैं और विपक्ष उन बिलों को ना लाने देने के लिए संसद में हंगामा करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके मुद्दे में मेन मुद्दा था राम मंदिर की चोरी। वो मुद्दा जो अब हिंदू मुसलमान बन चुका है, इन्हीं की गलती की वजह से और आपसी लड़ाई की वजह से। खैर, इसके बाद एक मुद्दा आया
जैन जी का मुद्दा ओरिजिनल था, पेपर लीक का मुद्दा ओरिजिनल था, बात उठानी चाहिए थी। और ये समस्या केवल बच्चों की नहीं है, पेपर लीक समस्या बच्चों से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स की है, हम सब की है। पर विपक्ष यहां भी फेल हो गया। क्या विपक्ष ये मुद्दा उतनी मजबूती से संसद में उठा पाया जितना उसे उठाना चाहिए था, सरकार को घेरना चाहिए था? विपक्ष इस मुद्दे पर अड़ गया राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए, और वहीं पर सारा विपक्ष अलग अलग बट गया। कांग्रेस ने अपने लिए क्रेडिट लेने की सोची, समाजवादी पार्टी ने खुद के लिए, आम आदमी पार्टी अलग, तो उद्धव ठाकरे अलग, तो शरद पवार अलग। सबने अपनी अपनी तरह से सोचा, संयुक्त रूप से किसी ने नहीं सोचा। और परिणाम क्या हुआ? सरकार ने कानून ला दिया, कानून को कड़ा कर दिया, और प्रधानमंत्री जी रोज जैन जी से संवाद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप मजाक उड़ा सकते हैं उनकी कि प्रधानमंत्री हैं, 80 साल के आदमी हैं, इंस्टा पर वीडियो देते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं, वो जो राजनीतिक मात आपको दे रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उसकी काट नहीं है आपके पास। और सबसे मजेदारी वाली बात देखिए, पूरा वर्ग उनके खिलाफ है कि उन्होंने माफी क्यों दी। जो असभ्य और निर्लज बच्चे थे उनको सजा मिलनी चाहिए थी, फिर भी उनके वोट कम नहीं हुए हैं। मैं खुद उनके खिलाफ हूं, मैं उनकी माफी देने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन क्या मेरा वोट मोदी को नहीं जाएगा? ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जो आज शायद उनको बच्चों को माफी देने की वजह से मोदी के खिलाफ है, लेकिन उनका वोट फिर भी मोदी को ही जाएगा। और जैन जी के वोट, पहली बात तो 150 करोड़ लोगों के देश में जहां 60% लोग युवा हैं, वहां पर एक 1500 या 2000 लोगों की जैन जी बना करके जंतर मंतर पे हल्ला काटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है राजनीति। फिर भी जो घर बैठे 1% या 2% लोगों के मन में यह आया होगा कि जैन जी है, हम उनके साथ है, क्या उनके वोट अब जैन जी के साथ राहुल गांधी को जाएंगे? नहीं जाएंगे। और यहीं पर मोदी की राजनीति जीत गई। उन बच्चों के मन में जो कल मोदी को गालियां दे रहे थे, आज शायद उनके मन में मोदी के लिए प्रेम नहीं उमड़ा है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से गाली नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में यह जरूर आएगा कि हमने जिसे सार्वजनिक रूप से गाली दी, राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, उस आदमी ने हमको माफ कर दिया, जबकि वो सक्षम था कि हमको जिंदगी भर जेल में सड़ा सकता था। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात जरूर आएगी, क्योंकि वो इंसान के बच्चे हैं। हो सकता है उनके कर्म, उनके लक्षण जानवरों जैसे हों, लेकिन हैं तो आखिर इंसान, भारत के नागरिक हैं, उनको अकल जरूर आएगी। पर इन सब चीजों से एक चीज निकल कर आई जो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा भी बना। बहुत से लोगों ने कहा कि गाली देना कोई अपराध थोड़ी है, चाहे वो अभिजीत दीपके हो जो जैन जी का अगुवा है, या विपक्ष का कोई नेता हो। क्या आप जानते हैं, जंतर मंतर पर जो भी ये नाटक हुआ, जिन बच्चों ने गालियां दी, अपशब्द कहे, गंदे होर्डिंग्स दिखाए, इन सब के बारे में संसद में चर्चा हुई, मुद्दे पर चर्चा हुई, बहस पर, पेपर लीक पर बहस हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी नेता ने या किसी बुद्धिजीवी ने, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि वहां कुछ बच्चों के होर्डिंग्स और उनकी शब्दावली गलत थी। क्या ये प्रश्रय नहीं था? इस चीज ने जैन जी जो ओरिजिनल है, जो घर में बैठी है या जो युवा है, उनके मन में यह प्रश्न जरूर क्रिएट किया कि आखिर ये बोल क्यों नहीं रही, ये गलत को गलत क्यों नहीं कह रहे। ठीक है, आप मोदी का विरोध कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत तो रखिए। अपनी गंदी राजनीति और वोट के लिए कि जैन जी के वोट हमको मिल जाएंगे, इसलिए आपने एक गलत बात को गलत नहीं कहा। यह बात आपके खिलाफ जाती है, राजनीतिक रूप से भी खिलाफ जाती है। इस बात को आपके रणनीतिकार, विपक्ष के रणनीतिकार समझ नहीं सके, और वहां पर मोदी ने बाजी मार ली। आज राजनीतिक रूप से पूरा विपक्ष कुंद हो चुका है, उसके पास ना मुद्दे हैं ना नीति है, और जिन बातों पर आवाज उठाता है, बात करता है,
उनका जवाब कोई भी बच्चा दे सकता है स्कूल का। और आप सोचते हैं कि शायद अगर संसद जाम कर लेंगे, 10 दिन तक संसद नहीं चलने देंगे, तो उससे सरकार की किरकिरी होगी। जी नहीं, उससे विपक्ष की किरकिरी होती है। जनता आपको देख रही है, मुद्दे क्या है, आपका मसला क्या है जिस पर आपने संसद को जाम किया है, चलने नहीं दे रहे हैं। चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा करने को तैयार है, और जब चर्चा करने आते हैं तो आप संसद छोड़कर भाग जाते हैं। ये पिछले 12 साल से इस देश की जनता देख रही है। फिर भी आप उन्हीं मुद्दों पर संसद जाम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जनता आपकी तरफ हो। कैसे? आप जैन जी के लिए बहुत चिंतित हैं, लेकिन जैन जी क्या सोचती है आपको पता है? आप मुद्दों पर बहस करिए, भागिए मत। संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? संसद में आप मुद्दे उठाइए। जैन जी के मुद्दों में दम होना चाहिए। हर सरकार झुकेगी, आपकी बात मानेगी, और नहीं झुकेगी तो सरकार हटा दी जाएगी। आप मुद्दे उठाइए तो सही संसद में। लेकिन हमने देखा राहुल गांधी बोले तब कौन से मुद्दे उठाए और क्या मुद्दा उठाया। इस देश में इडियट रहते हैं, अंधभक्त रहते हैं, आरएसएस देश की समस्या है। ये मुद्दे नहीं हैं, ये आपके राजनीतिक मुद्दे हैं। ये जैन जी के और इस देश के मुद्दे नहीं है जो संसद में उठाए जाए। इसीलिए मैं कहता हूं, विपक्ष को बौद्धिक रूप से एकदम दिवालिया कर दिया है इस सरकार ने। जनता को विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। ये हर बार देखने को मिलता है, हर चुनाव में, हर रैली में। आपकी मोदी को हराने के लिए आपको मोदी से आगे सोचना पड़ेगा। आप तो उसके पीछे भी नहीं सोच पा रहे। कैसे हारेगा मोदी? विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद को युवा कहते हैं। आपने जैन जी और युवाओं से संवाद करने के लिए क्या किया? ना 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 ना, वो खेत में जाकर चावल रोपते हुए फोटो खिंचवाना और ड्राइवरों के साथ कभी ऑटो में बैठना तो कभी युवा लड़के और छात्र छात्राओं के बीच में जाकर फोटो खिंचवाना, ये युवाओं से संवाद नहीं है। एक 80 साल का बुजुर्ग नरेंद्र मोदी, जो बिना किसी खेत में जाए या बिना किसी गरीब के घर खाना खाए या बिना कहीं ड्राइवरों के साथ फोटो खिंचवाए, इंस्टाग्राम पर 5 रील डालता है और युवाओं से संवाद स्थापित कर लेता है। वो जो भी कहता है 1.5 मिनट में या 2 मिनट में, उसके नीचे मिलियंस ऑफ कमेंट आते हैं और उन कमेंट में हर युवा के दिल की बात होती है। वो उनको पढ़ता है, उसकी टीम पढ़ती है और वहां से निकलता है अगली वीडियो का कंटेंट। वहां से निकलता है कि जैन जी क्या चाहता है, सरकार को क्या करना चाहिए। वो शोध करता है उस पर। आप क्या करते हैं? फिर आप किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री भविष्य में होने का दावा भरते हैं? कैसे संवाद करेंगे इस जैन जी से, इस युवा से? किस तरह से इनके मुद्दे सोल्व करेंगे? और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक का मुद्दा आपने इतना उठाया, पूरी संसद के दोनों सदनों में उठाया, सड़क पर उठाया कि ये कानून केवल कड़ा कानून बनाया गया है, इससे पेपर लीक नहीं रुकेंगे। ये तो पेपर लीक होने के बाद में सजा का प्रावधान दिया गया है। आपने सुझाव क्या दिया? आपने सरकार को, जैन जी को या जनता को क्या सुझाव दिया कि ऐसा करने से, ये टेक्निक अपनाने से या ये सिस्टम पर चलने से पेपर लीक नहीं होगा? है आपके पास कोई सुझाव? एक सुझाव भी आपने नहीं दिया। जनता किस तरह से भरोसा करे आप पर कि आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को चलाएंगे, इस देश की समस्याएं हल करेंगे, जबकि आपके पास एक पेपर लीक जैसी छोटी सी समस्या का भी कोई समाधान नहीं है। केवल आवाज उठाना, हल्ले करना और संसद को रोकना। यही देखा है हमने 12 साल में इस देश की जनता ने। आप यही कीजिए अगले 12 साल के लिए, और जनता क्या कह सकती है? फिलहाल इस देश में जनता के राजनीतिक लक्षण तो यही कह रहे हैं, बाकी भविष्य में देखेंगे। इसी के साथ आज का विश्लेषण मैं यही समाप्त करता हूं। कल फिर किसी नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ इसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।